सिंगापुर देखिए, कई ऐसे देश है हमारे सामने, हमारे देखते देखते कम से कम 15-16 कंट्री काफी अच्छी उनकी तरक्की हुई है। वैसा हम क्यों नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान में? हमको खुद में ज्ञान नहीं है तो वहां से सीख सकते हैं हम लोग। अच्छी बात कहीं से भी मिलता है दुनिया में, वहां से लेना चाहिए। केसीआर गारू, ये तेलंगाना का फुटप्रिंट भारत सरकार इम्प्लीमेंट करता है, अक्सर इस टाइप का एक बात एडवर्टाइजमेंट में होती है, तो क्या आपकी और मोदी साहब की लेट नाइट मीटिंग्स होती है ये पॉलिसी को लेकर? क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तेलंगाना का जो फुटप्रिंट है, पॉलिसीज है, उसका फुटप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करता है, इस प्रकार की बात हमेशा एडवर्टाइजमेंट में होती है। तो आपकी मोदी जी के साथ में कोई मीटिंग्स होती है ताकि आइडियाज एक्सचेंज हो जाएं? मोदी जी मेरे अच्छे मित्र है। कई बार हम अपने ख्यालात बदलते हैं, नीति आयोग मीटिंग में, कहीं इधर उधर में, बिल्कुल हम मिलते जुलते हैं। और कुछ मीटिंग्स भी होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट्स। केरल में कोई चीज़ बेस्ट हुआ तो दूसरा सीखे, तेलंगाना में कुछ अच्छा हुआ तो दूसरा सीखे, ऐसे वो एक्सचेंज होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। Mr. Rao, since your party is targeting Nagpur, is your party going to fight this municipal corporation elections as well? We are going to fight each and every election in Maharashtra now. Okay, and how many? नहीं सुनिए, मेरा पूरा बात सुनिए। हम जीते ना जीते इससे कोई बात नहीं है, कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, कोई बात नहीं है। हम अपना बेस बनाते चलेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है भारत परिवर्तन का, तो हम अपने जगह बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे और पूर्ण लक्ष्य पाने तक हमारा कोशिश जारी रहेगा। In Vidarbha, how many seats you are targeting? Assembly seats? ऑल सीट्स, व्हाई नॉट ऑल सीट्स? सर बताओ कहाँ किसान नहीं है? किसान तो छोड़िए, किसान के साथ पूंजीपति भी आना चाहिए। उनकी थाली में खाना कहाँ से जाता है? किसान ही देता है। हेलो सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे आपसे। आपने सर किसानों की बात की, तो सर मेरा एक पहला क्वेश्चन था कि एमएसपी के रिगार्डिंग। सर एक किसानी है सर, जैसे आप कोई भी अगर मार्केट से प्रोडक्ट लीजिए, सब एमआरपी पे बिकता है, पर किसान का प्रोडक्ट आप एमएसपी पे के लिए बात करते हैं, और वो भी मेजोरिटी ऑफ इसको नहीं मिलता है जो। और आपने सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने यूएस की बात की। सर यूएस में मेजोरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो बड़े, जो हम प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं, उनके पास है, और उनको और वहाँ पे जो छोटी लैंड ओनर्स है उनको वहाँ इंसेंटिव देना पड़ता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए आप क्या आपके आइडियाज है सर एमएसपी के और इसके? आपका सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले बोलता हूं। पूरे ही दुनिया में मैंने इसके काफी विस्तार में स्टडी किया है, ये मेरा अपना नॉलेज नहीं है, ये जो हकीकत है। पूरे दुनिया में बगैर सरकार के सपोर्ट के एग्रीकल्चर खड़ा होता ही नहीं। हर जगह सबसे ज्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर को देने वाला देश है अमेरिका, मैं जानता हूं, और अन्य देश भी। एक भारत ही ऐसे देश है जो एग्रीकल्चर को सब्सिडी नहीं देती है, लेती ज्यादा है। एग्रीकल्चर देने के नाम पे कुछ मात्रा में देती है, लेकिन लेता ज्यादा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट इज वाई आवर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर मेरा एक सवाल है सर, इधर इधर जी। मेरा एक सवाल है। अब की बार किसान सरकार, किसानों के लिए आप काम कर ही रहे हो। देश में जो भी सरकार आई है, आने के पहले उन्होंने काफी वादे किए हैं, लेकिन 5 साल निकल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं। अभी 10 साल निकल गए, वादे भूल गए। आपकी सरकार अगर देश में आती है, तो क्या शिक्षा की नीति और रोजगार की नीति क्या रहेगी? क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, जो गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिलती। तो अगर आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या नीति रहेगी? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं हर पार्टी और पेश करते हैं लोगों के सामने। हम भी इलेक्शन मैनिफेस्टो दिए थे चुनाव से पहले। हम 2 बार चुनाव जीते हैं। हमारे पास 119 सीटें हैं हमारे राज्य में। चरण में हम 63 सीटों से जीते थे। नेक्स्ट टाइम हम 88 सीटों से जीते। हमने जो कहा हमारे मैनिफेस्टो में, उससे 100 गुना बढ़ के हम काम किया है। जैसा कि किसान बंधु जो स्कीम है, एकड़ में 10,000 रुपए देते, हमने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, लेकिन हालात के अनुभव मिलते मिलते चलते चलते हमने बीच में कर दिया। जैसा कि हमारे दलित वर्ग के भाई है, आज देखिए कितने अत्याचार आज भी होते हैं। पेपर में पढ़ के बड़ा दुख होता है
किसी दलित ने शादी किया और घोड़े पे जा रहा है तो उसको खींच के मार रहे हैं, मरवा भी दे रहे हैं किसी जगह। तो एक रोज नहीं गुजरता इसमें दलित पे कोई अत्याचार नहीं है। हमने ये सोचा है 100% हमारे पास ये चीज बदलनी चाहिए, हर हालत में इसको रोकना चाहिए, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने सख्त कानून हमारे पास लाया है, कम करने का बहुत प्रयास किया है। और दलितों का उद्धार मैं पूरा बिलीव करता हूं, उनका इकोनॉमी बढ़ाने से ही ये शोषण पीड़न उनका चले जाएगा। इसलिए हम इतना एक क्रांतिकारी प्रोग्राम लाए हैं हमारे राज्य में, जो हमने इलेक्शन में कभी कहा ही नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हम चेप्तान एक दलित बंधु स्कीम लाए हैं। जितने भी दलित फैमिलीज है फेज्ड मैनर में हम उनको 10 लाख रुपए देते हैं हर दलित फैमिली को, सैचुरेशन मोड में। अभी हमने 50,000 फैमिली को दिया है, उसका बहुत ही अच्छा अनुभव है, हम बहुत संतुष्ट हूं मैं। कई लोग आके देख रहे पूरे भारत से भी, कई दलित नेता भी आके देखे, कई मुख्यमंत्री भी आके देख रहे, मंत्री भी आके देख रहे। वो उनके कोई पाबंदी नहीं है, इनका कोई बैंक लिंकेज नहीं है, वो इतनी अच्छी स्कीम है। वो जो आता है उनको हुनर, जो उनके पास जो हुनर है वो काम करे, ये काम करो वो काम करो, ऐसा कोई नहीं है। तो इससे अच्छा हो रहा है। आज अभी चालू है हमारे पास, इस साल हमने 17,000 करोड़ रखा है बजट में, 1,30,000 दलितों का अभी दे रहे हैं। ये ऐसे काम देश में शुरू होना चाहिए। 75 साल से अगर ये काम शुरू होता तो कभी का हमारा दलित वर्ग का उद्धार हो जाता, नहीं हो रहा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोन ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। इट्स नॉट डूएबल, इट्स ए डूएबल थिंग। दूसरा, शिक्षा के बारे में आपने पूछा। शिक्षा बिल्कुल जितना अच्छा शिक्षा मिले वही बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होगा उनके लिए, तो दुनिया से लड़के अपना जिंदगी जिएगा। हमारे पास हमने आवासीय विद्या का बहुत इंपॉर्टेंस दिया, पूरे देश में कहीं नहीं, हम चैंपियन है उस चीज को लेके। 1001 स्कूल हमने आवासीय विद्यालय छोड़ चुके हैं। उसमें 5.5 लाख 5,69,000 बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां और लड़के भी, जिनके ऊपर हम एक साल में 1,25,000 रुपए एक विद्यार्थी पे खर्च करते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम उसके मिल रहे हैं। नीट में, हर एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत सीट ला रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा पूरे देश भर में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। शिक्षा का नीति भी पूरा बदलना चाहिए, जैसे जर्मनी में मिलता है, यूएस में मिलता है, कई अन्य देशों में मिलता है। शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। सरकारी स्कूलों का अहमियत बढ़ा देनी चाहिए। सरकार स्कूल छोड़ के हमारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं। सरकारी स्कूल क्वालिटेटिव बनाना चाहिए उनको, जो हम लगे हुए हैं, बना रहे हैं। सर, महंगाई को लेकर कोई भी सरकार बात नहीं करती, तो आप क्या आपकी सरकार में इस एजेंडों को लेकर महंगाई कम करेंगे? बिल्कुल, आपका बात सच है, होना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। इन्फ्लेशन कट गया तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगी। सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर काफी चर्चा हो रही है इन दिनों। तमिलनाडु में 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई। आपके राज्य में भी आईटी के कुछ रेड्स आपके एमएलएस पर भी हुई है, सर्चेस हुए। इस पे कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल गलत बात है जो हो रहा है, अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में सही नहीं है। दूसरा, एक बात नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, वो चाहे मोदी जी भी हो, कोई भी हो। डेमोक्रेसी के पिलर्स आर द पार्टीज। ये प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के स्तंभ है पार्टी। पार्टियां बचे रहे तभी लोकतंत्र बचे रहेगा, तब हमको मौका मिलेगा, जनता हमको मौका दे सकती है। मोदी जी भी काहे से प्रधानमंत्री बने? चांस था लोकतंत्र में, वोट के जरिए, तो तभी जाकर उनको चांस मिला। दूसरे लोगों को भी जीने देना चाहिए। इतना पीछे पड़ के उनको हरास करके करना ठीक बात नहीं है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये निंदनीय बात है, खंडनीय बात है। सर, महाराष्ट्र लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीट का टारगेट लेके चल रही है? पूरे सीटों का टारगेट ले रहे हैं हम तो। मिस्टर राव, क्योंकि अगर किसान समझते हैं, किसान फैमिली हमारे साथ आते हैं, तो कौन रोक सकता है? Mr. Rao, you mentioned about constitutional reforms. Can you elaborate on that? Structural changes. It's not changing the constitution in toto. एक बात ऐसा होता है भैया, इसमें खुलकर बात करना चाहिए, इसमें छुपाने वाली बात कुछ नहीं। अक्सर ये होता है, किसी भी देश का एक शुरुआत कहीं से गिनते हैं। समझो कि ये 3-4 तरीके का होता है। किसी जगह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है, किसी जगह इनकलाब जैसा कि लेनिन ने लाया, माओ ने लाया, क्रांति आया, तो तब से वो लोग शुरुआत गिनते हैं। हम जैसे देश में आज़ादी से हम शुरुआत मानते हैं, जिनको दूसरों का
रूल चले गए, हमारा खुद का रूल आ गया, तब से हम गिनते हैं। सर सुनिए 2000 सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी देश बनता है उस समय के बुद्धिजीवी कुछ लोगों से कमेटी बना देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बना था बाबा साहब अंबेडकर जी के चेयरमैन सदारत में, और कानून कायदा कुछ बना के अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन एक दो दशक में चलते चलते जो अनुभव मिलता है उसको पूरा करके 95% देश सेटल होता है मेन मुद्दों पे। बाकी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जैसे आने लगा तो उसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नहीं था आज आ गया, स्मार्टफोन था नहीं था अब आ गया, साइबर क्राइम एक नई चीज आ गई, साइबर क्राइम। तो ऐसे छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन मेन कंट्री पूरा सेटल होता है 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक में। हमारा दुर्भाग्य यह है कि 75 साल के बाद में भी हम सेटल नहीं, इसलिए वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस वेयर दे आर इलेक्टोरल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जैसे मैंने अभी बताया, द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड, द टोटल पावर पॉलिसी। देखिए ना, सिंपल बात है, इतना भंडार कोयले का देश में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया जा रहा है, किसके लिए, किसके फायदे के लिए? इंडोनेशिया से कोयला मंगाया जा रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है ट्रांसकोस्ट पे, जेनकोस्ट पे, स्टेट्स पे, कि यही खरीदो, जबकि हमारा हिंदुस्तान का कोयला मिलता है 4000 में टन, वो मिलता है 28,000 में टन, वही खरीदो, जबरदस्ती किया जा रहा है। दैट्स द रीजन आई से देयर हैव टू बी सम स्ट्रक्चरल चेंजेस विच हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। पावर एंड वाटर का प्राइवेटाइजेशन होने को बना क्या? प्राइवेटाइजेशन पावर में लाना इतना गलत है भैया, हमारे खुद का अनुभव है। एक गैस आधारित पावर स्टेशन, जबकि हमारे पास, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो आदमी ने पीपीए कर दिया 25 साल का, यानी कि हम गिरवी रखे गए 25 साल। वो पीपीए का अग्रीमेंट कुछ ऐसा है, वो सप्लाई ना भी करो तो हम उसको पैसा देना पड़ेगा। दैट गैस प्लांट हैज नेवर स्टार्टेड, बट स्टिल वी आर पेइंग मनी टू दैट कंपनी। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच वी आर अपोजिंग। अंधाधुन निजीकरण इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जो पब्लिक सेक्टर, देखिए मैं बता रहा हूं ना, ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, हमने तेलंगाना राज्य आने के बाद में हमने मन बना लिया है, एक 6000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करो। सोलार में एक 6000 का टारगेट था, 5700 हो गए, 6000 थर्मल में। मेरे पीछे काफी लोग पड़े, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कंपनी, एल&टी सब आए। हमने फैसला लिया है कैबिनेट में रख के, नो प्राइवेटाइजेशन इन पावर सेक्टर, तेलंगाना जेनको ही बनाएगा, और हमने बना दिया तेलंगाना जेनको, चल रहा है हमारे पास आराम से। आपका क्या राय है? आपको क्या, आपका राय बताइए। ये एक बात है, तो साफ बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमसे ज्यादा विकसित जो देश है, जैसे कोई यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, उन्होंने भी ईवीएम लाया था, ऐसे ही वहां पे भी चेक होने लगा लोगों को। तो दोज गवर्नमेंट्स हैव थॉट बेटर गेट रिड ऑफ दिस ईवीएम, गो फॉर बैलेट। जब उन्होंने ला के वापिस चले गए, हमारे देश में भी जिसमें लोगों को शक है उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट इलेक्शन करवा देना चाहिए, कोई गलती नहीं है। सर आप फंड कहाँ से लाते? इतनी स्कीम चल रही है देश में, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होता है, और लोन कितना है आपके गवर्नमेंट पे? क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर काफी बड़ा लोन है, तो बाकी स्टेट्स ये योजनाएं क्यों नहीं लागू कर पाती, और आपका मैनेजमेंट किस तरह से, फंड्स आप कहाँ से लाते हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, कड़ी मेहनत करने से, लूपहोल्स प्लगिंग करने से, सही निर्णय लेने से, फास्ट डिलीवरी होने से काफी इकोनॉमी बढ़ती है, जो तेलंगाना में बढ़ा है, हमने करके दिखाया है। हम ऐसे बात नहीं करते। हमारा पर कैपिटा जब राज्य बना 2013-14 में 94,000 थे। आज हमारा महाराष्ट्र उस टाइम मेरे से कई गुना ज्यादा था, महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे जो बड़े राज्य थे, स्थिर राज्य थे, 70 साल से राज्य थे, उनका आय बहुत ज्यादा था हमारे से तुलना में। आज जो सरकार अभी डिक्लेयर किया है, हमारा पर कैपिटा है 3,17,000, जबकि महाराष्ट्र का पर कैपिटा है 2,40,000। हमने इन सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, हमारा इकोनॉमी बढ़ गई है। मैं एक बात और बता दूं आपको,
हमसे पहले तेलंगाना में 10 साल लगातार कांग्रेस सरकार था। रेती जो होता है ना, जो सैंड, वो माइनिंग डिपार्टमेंट के तहत आता है। पूरे 10 साल कांग्रेस के सरकार में रेती पे जो आय तेलंगाना कोष में आया वो 36 करोड़ था। हम आके जब बागडोर संभाले 5 साल के अंदर ही 5,600 करोड़ आए। ये है नीति करने का, काम करने का ढंग। अगर इस प्रकार का काम हर जगह किया जाए तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। सर ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के बारे में कहा है कि तेलंगाना के आपके कम से कम 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और किसी भी हाल में जब भी चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया जाएगा। वो भारतीय पार्टी का कहना है, आप भी यही कह रहे। सर वो बकवास है, हम इतने कहेंगे वो बकवास है। सर एक सवाल था मेरा। सर किसान हित की बात करते हैं आप। बॉर्डर एरिया जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का शेयर होता है, यवतमाल जैसे जिले में किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा है। आपके स्टेट में किसानों के लिए काफी योजना है, तो महाराष्ट्र सरकार को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे महाराष्ट्र में भी किसान आत्महत्या कम हो? मैं नांदेड़ में जब सभा संबोधित किया, यहाँ के अभी के उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी है फडणवीस जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, मैंने अखबारों में पढ़ा, केसीआर जी आप तेलंगाना में संभालो, आपको महाराष्ट्र में क्या काम है। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप महाराष्ट्र में आत्महत्या रोको, तेलंगाना मॉडल ला दो, मैं यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश जाऊंगा। तो मैंने सुझाव दिया है ऑलरेडी, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं। सर महाराष्ट्र में अगर अलायंस की अगर बात पड़ी तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ आप जाएंगे? और दूसरा, पिछले कुछ महीनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हुई है उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, वो एक बात है। अलायंस की बात हम बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आपसे एक क्वेश्चन था सर, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, पर हम सब देख रहे हैं कि सर चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, सर जो डिस्कशन का टाइम होता था सर, जैसे मैंने पढ़ा है कि अर्ली 60s वगैरह में 100 दिन से भी ज्यादा पार्लियामेंट रहती थी, पर अभी वो कुछ दिनों पे आ गई है। सर कंट्री का बजट बिना डिस्कशन के पास हो जा रहा है, असेंबलीज में भी दिन कम होते जा रहे हैं, तो सर क्या इसमें भी चेंज आना चाहिए? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छी बात है, आई थिंक विच यू विल ऑल अप्रिशिएट। एक मेरा मित्र से ऐसे ही बात हो रहा था, उनसे मैंने पूछा कि भैया 542 सीटें हैं लोकसभा में, बड़ा हल्ला काट के हंगामा करके हम सारे एकजुट होके 500 सीट भी जीत लो। मैंने कहा करना क्या है बताओ? वो बोले जो भी कर सकते हैं 500 सीट जीतने के बाद और क्या है। मैंने कहा नहीं कर सकते। कैसा? देखो आपका लोकसभा डायरेक्ट चुनाव है, जो प्रजा का मूड रिफ्लेक्ट होता है, वहां पे चुन के आते हैं। लोकसभा में आप बिल पास करो तो राज्यसभा में अटक जाता है। आज क्या चल रहा है देश में? ब्लेम गेम। भैया हमने कर दिया, उन्होंने रोक दिया, बस हो गया बात। फिर वेयर आर द पीपल? आपने खुद देखा ना, हमारा खुद का अनुभव है। जब मिस्टर चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके सहयोगी था यूपीए के कैबिनेट में, उन्होंने लाया CST GST। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गला का फाड़ फाड़ के विरोध कर रहे थे। जैसा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो GST लाए तो चिदम्बरम साहब विरोध कर रहे थे राज्यसभा में। मैंने पूछा उनसे, चिदम्बरम जी आप हार्वर्ड स्कूल के इकोनॉमिक स्कूल के स्टूडेंट है, आपने लाया है, आप कैसा विरोध कर रहे? तो बोले राजनीति है। मैं बोला देश किधर है फिर राजनीति है तो? इसीलिए मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। दीज अनॉमलीज विच आर पेंडिंग देयर, which have become hurdles for the development of the country needs to be changed. इसमें खुल के बात होना चाहिए, इसमें छुपे हुआ बात कुछ नहीं है, इसमें रहस्य कुछ नहीं है। राव साहब, नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? केंद्र सरकार कराना चाहते हो सकते हैं, उसमें क्या बात है? कौन सा बड़ा बात है उसमें? अभी मैं सोचा नहीं, बाद में बता दूंगा। वो जब होगा तब देखेंगे ना, अभी उसका बारे में क्यों चर्चा करें। थैंक यू सो मच।